गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ बीम, उसके अलावा हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन और पढ़ा था टाइप ऑफ लोडिंग। बेसिकली क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हमने प्रीवियस क्लास में बात करी थी और उसके बेस पे क्या रिएक्शंस निकल सकती हैं, क्या हेल्प कर सकता है, वो बेसिकली उसी पे डिपेंड करेगा कि आपने प्रीवियस क्लास को कितने अच्छे से पढ़ा और उसको समझने की कोशिश करी। वैसे तो बेसिकली वो प्रीवियस क्लास आपकी बेसिक की है जो आप नॉर्मली मैकेनिक्स या सोम में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराना ज़रूरी था। आज हम बात करेंगे कि एसएफडी वीएमडी कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे रिएक्शन आएगी, कैसे कैलकुलेट करना। तो बेसिकली आज उस पर हमारा फोकस रहेगा। जैसे हम एसएफडी बीएमडी बोलते हैं तो फुल फॉर्म अगर एसएफडी का बोलें तो शेयर फोर्स डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब बीएमडी। तो उसके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो पहला ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है शेयर फोर्स क्या होगा और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। हम बार बार नाम तो ले रहे हैं शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेसिकली हमें मालूम होना चाहिए कि शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करना है, कैसे हम ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी नहीं हो, तो छोटी छोटी सी ट्रिक्स रहती हैं, वो ध्यान रखेंगे तो हमें याद रहता है, यह कंसेप्ट बना लें उसको। तो बेसिकली हम बात करते हैं आज आगे कि किस तरीके से हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे उसका, और शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, उसके अलावा शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आगे जब आप जाओगे तो आपको हर एक न्यूमेरिकल में जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो फाइनली क्वेश्चन में वो बोलता है एनालिसिस द बीम एंड ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जब हर बार वो बोलता है तो बेसिकली जब हमें फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स या सोम का थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम वाला पार्ट बनेगा तभी हम आखिरी तक क्वेश्चन खत्म कर पाएंगे। और स्टेप मार्किंग टॉस में जनरली नहीं रहती है, तो एक थोड़ा सा ये इशू और है कि स्टेप मार्किंग नहीं रहेगी, इसलिए हर चीज़ हमें थोड़ा परफेक्ट करना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं कि शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने में क्या प्रोसीजर अपनाएंगे। तो हम बात करते हैं आज कि शेयर फोर्स क्या होता है। सबसे पहले मालूम होना चाहिए हमें शेयर फोर्स, ठीक है। तो शेयर फोर्स को अगर बोले तो सीधा सीधा अगर डेफिनेशन के टर्म में बोलें तो हम बोल सकते हैं किसी भी सेक्शन के राइट या लेफ्ट में एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस, मतलब जो भी राइट और लेफ्ट में डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स आ रहा है उनका एल्जेब्रिक मतलब प्लस माइनस के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है वो, वैसे एल्जेब्रिक सम के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसी को हम बोलेंगे शेयर फोर्स। तो अगर मैं बात करता हूं किसी सेक्शन पे शेयर फोर्स तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज अ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। इट इज अ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि एल्जेब्रिक सम है, मतलब अगर मैंने एक एग्जांपल के लिए बोला कि कुछ इस तरीके का मेरा बीम है, कुछ ऐसे फोर्स लग रहा है, एग्जांपल समझने के लिए सपोज ये हो गया आपका 5 किलो न्यूटन का, ये फोर्स हो गया एग्जांपल के लिए 2 किलो न्यूटन का, यहां से रिएक्शन फोर्स लगा 1 किलो न्यूटन का, ये लग गया आपका 4 किलो न्यूटन का, और ये लग गया 2 किलो न्यूटन का एक एग्जांपल के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि इस बीम का नाम ए बी, इंटरमीडिएट पार्ट हो गया सी डी और ई, तो अगर मैं बोलूं कि एफ ए पॉइंट पे कितना फोर्स है, या एफ ए सेक्शन, एफ मतलब फोर्स, एस एफ भी लिख सकते हो शेयर फोर्स, एट कहां बात कर रहे हैं ए पे,
तो ए तक कितना फोर्स है उसका एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम मतलब अगर मैं किसी एक डायरेक्शन को, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लूं, अपवर्ड को नेगेटिव मान लूं, तो क्या रिजल्ट आएगा, मानना क्या है वो अपन अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना तो +5, इसको मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना तो +2, अपवर्ड को नेगेटिव माना तो -1, अपवर्ड को नेगेटिव माना तो -4 और अगेन इसको नेगेटिव माना तो -2। ठीक है, तो अगर शेयर फोर्स एट ए की मैं बात करता हूं एग्जांपल के लिए, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 5 + 2 7 और ये भी हो गया 7। तो शेयर फोर्स एट ए 0 आ गया अगर अपन एक नॉर्मल टर्म में बात करते हैं इस ए पॉइंट पे। ठीक है, ये खाली एग्जांपल समझा रहा हूं, बाकी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस हिसाब से बात करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि FC तो S और शेयर F फॉर फोर्स एट सी, मैंने बोला डेफिनेशन में भी देखेंगे कि राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, तो या तो मैं सेक्शन को राइट से कंसीडर करूंगा या लेफ्ट से। सपोज मैंने राइट से कंसीडर कर लिया एक एग्जांपल के लिए, इस सी पॉइंट तक पे, इस सी पॉइंट तक को मैंने, यहां से मेरा सेक्शन है, ये मेरा राइट हैंड हुआ, ये लेफ्ट, तो राइट ऑफ द सेक्शन को कंसीडर कर रहा हूं अगर एक एग्जांपल के लिए, तो उसकी मैं बात करता हूं क्या दिखता है। तो एक एग्जांपल समझाने के लिए कि एल्जेब्रिक सम होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का सम। तो अगर मैं यहाँ FC बोलूं तो मैंने बोला अगर मैं एग्जांपल के लिए डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहा था तो 5, अपवर्ड को नेगेटिव मान रहा था तो -4, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहा तो +2, अपवर्ड को नेगेटिव मान रहा तो -2। तो SF मतलब शेयर फोर्स एट C कितना हो जाएगा, ऐड करें इसको अपन, 5 और 2 7 -6 तो 1। तो ये एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने ये बोला कि इट इज अ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्स राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। जैसे एक कंसीडर किया था, ये पूरा सेक्शन राइट में लिया तो राइट के हिसाब से बात कर ली, सी पे किया अगेन राइट के लिए बात कर ली। तो किसी भी पॉइंट पे हम क्या निकाल सकते हैं, शेयर फोर्स निकाल सकते हैं। बस वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम राइट से कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं या लेफ्ट से कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि राइट से कैलकुलेशन करें या लेफ्ट से। तो अभी ये डाउनवर्ड लेना है, अपवर्ड लेना है, ये थोड़ा सा एक टिपिकल पार्ट हो जाता है। कई बुक डाउनवर्ड नेगेटिव, कई डाउनवर्ड पॉजिटिव ऐसा लेती हैं। कई जगह लेफ्ट हैंड साइड से अलग साइन कन्वेंशन होते हैं, राइट हैंड साइड से अलग कन्वेंशन होते हैं। तो उन सब से बचने के लिए मैंने सीधे सीधे बोला, एक कंसेप्ट बनाया, कुछ नहीं करना आपको। क्रिकेट का RUN रन तो समझ में आता, क्रिकेट का RUN रन, दौड़ो भागो। तो जब भी मैं शेयर फोर्स के लिए बात करूंगा, किसके लिए बात करूंगा, जब भी मैं शेयर फोर्स के लिए बात करूंगा, तो मैं RUN याद कर लेता हूं, RUN रन, दौड़ना। तो कुछ नहीं, R ये स्टैंड करेगा राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड, U मतलब अपवर्ड और N मतलब निगेटिव। इसका मतलब राइट हैंड साइड में जितना भी अपवर्ड फोर्स जा रहा होगा वो निगेटिव मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब जब मेरा राइट हैंड साइड अपवर्ड निगेटिव हो गया तो राइट हैंड साइड डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब साइन कन्वेंशन के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं राइट हैंड साइड से जा रहा हूं तो क्रिकेट का रन याद कर लो, RUN रन मतलब क्या हो गया, R स्टैंड फॉर राइट हैंड साइड, U स्टैंड फॉर अपवर्ड, N स्टैंड फॉर नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड अपवर्ड जितने भी फोर्स जाएंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से उसको मैं क्या मान लूंगा कि वो मेरा क्या है, निगेटिव है। तो इसमें कोई इश्यू, सर ये तो राइट हैंड साइड से हुआ। अगर मैं मान लो सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूं, इफ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, इफ कंसीडर लेफ्ट सेक्शन, मान लो ऊपर वाला मैंने राइट हैंड साइड से कंसीडर किया, सर मैं लेफ्ट से कंसीडर करना चाह रहा हूं, उस केस में क्या होगा, तो राइट हैंड साइड से अपवर्ड निगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड से इसका जस्ट उल्टा रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड पॉजिटिव होगा, LUP। अगर वैसे याद रखना, वैसे RUN से काम चल जाएगा। तो L स्टैंड फॉर लेफ्ट हैंड साइड, U स्टैंड फॉर अपवर्ड, P स्टैंड फॉर पॉजिटिव।
तो अगर राइट हैंड साइड से कर रहा हूं कैलकुलेशन तो आर यू एन राइट हैंड साइड अपवर्ड निगेटिव, क्रिकेट का रन आर यू एन राइट हैंड साइड अपवर्ड निगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड से उल्टा हो जाता है हमेशा। जो भी राइट हैंड साइड के सेक्शन में कन्वेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड से उल्टे हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड क्या हो जाएगा, अगर राइट हैंड साइड अपवर्ड निगेटिव है आर यू एन के हिसाब से, तो लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कितना सा हल्का सा बेसिक अगर याद रहेगा तो मेरा न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए, अल्टीमेट एम मेरा ये है। तो इसलिए अब शेयर फोर्स की जब भी मैं बात करूंगा और राइट हैंड साइड से अगर मैं कैलकुलेशन लेते हुए आ रहा हूं सेक्शन का, तो राइट हैंड साइड अपवर्ड मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। कैसे, क्रिकेट का रन आर यू एन बस। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, अपोजिट। अगर राइट हैंड साइड से अपवर्ड में नेगेटिव ले रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड उसका उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्रिकेट का आर यू एन याद रखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। बस राइट हैंड से कैलकुलेशन करना है। जब भी फोर्स के कैलकुलेशन की बात करनी है तो आर यू एन राइट हैंड साइड अपवर्ड निगेटिव, और अगर डाउनवर्ड होगा तो अल्टीमेटली जब राइट हैंड साइड अपवर्ड निगेटिव है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वाइस वर्सा साइन चलते हैं, है ना। तो क्रिकेट का आर यू एन रन राइट हैंड साइड अपवर्ड निगेटिव, तो राइट हैंड साइड डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव। जो राइट हैंड साइड में साइन कन्वेंशन होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में उसका वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा होता है। तो जगह राइट हैंड साइड में अपवर्ड निगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में उल्टा हो जाएगा, है ना। और राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव याद करने के लिए क्या करना है, क्रिकेट का रन आर यू एन दौड़ते जाओ, तो रन से क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड यू से अपवर्ड एन से नेगेटिव। और इसी को मैं बोलूँ अगर राइट हैंड साइड से डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है तो जब अपवर्ड नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पॉजिटिव। ये राइट हैंड साइड के लिए कैलकुलेशन हो गया। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चाह रहा हूं तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का उल्टा। इसका मतलब राइट हैंड साइड में मेरा राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव था तो लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो कुछ नहीं याद करना, छोटा सा आर यू एन याद कर लेना है। और मेरी मर्जी है मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूं, मेरी मर्जी में राइट हैंड साइड से चलूं, जहां से कैलकुलेशन करना हम कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी शेयर फोर्स की डेफिनेशन। तो कोई भी पूछे कि शेयर फोर्स क्या होगा तो क्या बोलेंगे हम शेयर फोर्स को, इट इज अ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इट इज अ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस। लेकिन अभी जो भी हमने फोर्स की बात करी वो क्या करी, वर्टिकल की, है ना। हॉरिजॉन्टल के लिए बात अलग हो जाती। तो इट इज अ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। उसको हम क्या बोल देंगे, शेयर फोर्स बोल देंगे। और बस साइन कन्वेंशन मुझे नहीं बन रहा हो तो कोई बात नहीं, क्रिकेट का आर यू एन, आर स्टैंड फॉर राइट हैंड साइड, यू स्टैंड फॉर अपवर्ड, एन स्टैंड फॉर नेगेटिव। तो अल्टीमेटली राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन करना तो इसका उल्टा, जब आर यू एन मतलब राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव तो लेफ्ट हैंड साइड से अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड नेगेटिव, जस्ट उल्टा चलता। तो कभी भी आप कोई शेयर फोर्स पूछ ले कि शेयर फोर्स क्या होता है तो हम डेफिनेशन में बता सकते हैं कि इट इज अ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। किसी भी सेक्शन के राइट या लेफ्ट में जो भी वर्टिकल फोर्स लग रहा है उसका एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस जो आए, उससे मुझे टेंशन नहीं लेना कि मॉड ऑफ प्लस मॉड ऑफ कोई वैल्यू लिख दी, वो तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। एल्जेब्रिक प्लस माइनस जोड़ जाड़ के जो भी आंसर फाइनल आ जाए, है ना। समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स ऐसा भी बोल सकते हो। तो एल्जेब्रिक सम की बात हम कर रहे हैं। सिमिलरली जब मैं बात करता हूं बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट शॉर्ट में बोलते हैं बीएम, शॉर्ट में बोलते हैं बीएम, जैसे शेयर फोर्स बोलते थे वैसे बीएम बोलते हैं।
तो बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो मोमेंट तो हमने कल भी पढ़ा था कि मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, किसी स्ट्रक्चर पे लगने के बाद आपको वो बेंड करने की स्ट्रक्चर को टेंडेंसी होगी, किसके कारण, मोमेंट के कारण, तो वो मोमेंट कहलाएगा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन के टर्म में अगर मैं बोलना चाहूं तो इससे ज्यादा सीधा सीधा तरीका जैसे शेयर फोर्स के लिए था कि एल्जेब्रिक सम है किसका, वर्टिकल फोर्स का, राइट या लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट के लिए जब मैं बात करूंगा तो ये किसका सम हो जाएगा, केवल और केवल ये आपका बेंडिंग मोमेंट का हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं इट इज एल्जेब्रिक, इट इज एन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल the movement to the right or left of the section, to the right or left of the section। ठीक है, तो सेक्शन के राइट और लेफ्ट में मूवमेंट जो भी आ रहा हो वो क्लॉकवाइज आए या एंटी क्लॉकवाइज हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उसका एल्जेब्रिक सम मेरा क्या कहलाएगा, उस स्ट्रक्चर पे बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। तो क्या बोल दिया मैंने, इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। जैसे शेयर फोर्स के लिए बोला था कि वर्टिकल फोर्स का एल्जेब्रिक सम हो, वैसे मोमेंट के लिए बोल दिया कि भले वो क्लॉकवाइज हो, मतलब घड़ी की डायरेक्शन में मोमेंट हो, या एंटी क्लॉकवाइज हो, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में मोमेंट हो, उन दोनों का एल्जेब्रिक सम जो भी वैल्यू आ जाए, 0, 5, 10, 50, 100, 1000, 2000 कुछ भी आ सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आ रही है, एल्जेब्रिक सम आपका वो फाइनली क्या दे देगा, उस स्ट्रक्चर पे, उस बीम पे उसका बेंडिंग मोमेंट दे देगा। तो अगर डेफिनेशन के टर्म में बोले तो कोई बात ही नहीं है, इट इज एन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, है ना, किसी एक तरफ से, या तो राइट से पूरा कैलकुलेशन कर लो या लेफ्ट से। तो फिर वही कहानी आ गई कि सर राइट और लेफ्ट से, फिर साइन कन्वेंशन में दिक्कत आती कि क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा। क्लॉकवाइज तो समझ में आता है ना, जैसे घड़ी चलती है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी ऐसी चल रही है तो अगर मूवमेंट मेरा इस डायरेक्शन से लगेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में सर फिर मुझे नहीं समझ में आएगा कि साइन क्या लेनी है। तो जैसा ही मैंने पहले बात करी थी शेयर फोर्स के लिए RUN की, वैसे ही मेरी मर्जी, मैं इसके लिए भी एक शॉर्ट बना सकता हूं। तो इस केस पे मेरे को कुछ नहीं याद करने का, जैसे RUN था वैसे ही RCN कर लो, वैसे ही क्या कर लो, RCN। R स्टैंड फॉर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्या परेशानी थी, कुछ नहीं, जैसा शेयर फोर्स के लिए RUN वैसे ही मूवमेंट के लिए RCN, कुछ नहीं, RUN राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, लेकिन वो शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं, और मूवमेंट के लिए RCN मतलब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई मूवमेंट आ रहा होगा तो वो नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। तो क्या परेशानी है कि सर जब राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन में राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, RCN की हेल्प से राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, अगर राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। तो नहीं सर हमें तो लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन करना है, ऐसी चीज पकड़ ली तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड से बात करनी होगी तो जैसे राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव था वैसे लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं बोल देता हूं LCP, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो जो राइट हैंड साइड में साइन कन्वेंशन उसका उल्टा अपोजिट हमेशा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो किसी एक डायरेक्शन का याद कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से करना हो तो राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर सेक्शन कंसीडर करते हैं उसमें अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है, कौन सा मूवमेंट आता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है, तो वो मैं क्या कंसीडर कर लूंगा, वो मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लूंगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं सर, ये तो भाषा में आपने बात कर दी, न्यूमेरिकल के केस में तो अपन उसकी भी बात करते हैं, न्यूमेरिकल केस में समझना क्या है, कुछ नहीं है। तो अभी अपन ने दोनों चीजों में कुछ नहीं करना है। शेयर फोर्स की जब भी बात आएगी दौड़ो, RUN, R मतलब राइट हैंड साइड, U मतलब अपवर्ड, N मतलब नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव फोर्स हो जाएगा। अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो RCN राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव। इस तरीके से क्या होगा, कभी भी साइन कन्वेंशन में मेरा कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या नेगेटिव लेना कि पॉजिटिव लेना। जब मुझे दो चीजें याद है, RUN राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव फोर्स के लिए, तो जब राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव तो डाउनवर्ड पॉजिटिव, खत्म कहानी।
इसी को सर मैं राइट हैंड साइड से नहीं करना चाह रहा, लेफ्ट हैंड साइड से करना चाह रहा, कोई बात नहीं। जब राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव था क्रिकेट का RUN से, तो लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा, वाइस वर्सा चलता है। जो क्लॉकवाइज में अगर अपवर्ड नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा, अगर राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। ये साइन कन्वेंशन है, याद करने का तरीका मैंने छोटा सा ट्रिक बता दिया ताकि याद रहे, क्योंकि हल्का सा भी कैलकुलेशन में प्लस माइनस की गलती हुई तो हमारा न्यूमेरिकल गलत होने की चांस होती है। किसी भी न्यूमेरिकल में जाओगे तो आपका साइन कन्वेंशन से ही पूरा की पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। -3 + 2 करोगे तो -1 आएगा, है ना, लेकिन -2 + 3 करोगे तो +1 आ जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन से दिक्कतें आती हैं, प्लस माइनस का इंपैक्ट भी आता है स्ट्रक्चर में। तो ये चीजें हैं। तो मैंने अभी 2 चीजें बोली कि क्या, अगर सर शेयर फोर्स की बात कर रहा हूं तो बोला इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ, क्या बोला, इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। सेक्शन के राइट या लेफ्ट पे जितने भी वर्टिकल फोर्स आ रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम मेरा क्या कहलाएगा, शेयर फोर्स उस बीम या उस सेक्शन के लिए। और सिमिलरली अगर मैं मूवमेंट के लिए बात कर दूं तो सेम डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। तो ये बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन अगर कभी मालूम चली, पूछी, तो समझ में तो आना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात करिए तो कोई दिक्कत नहीं। शेयर फोर्स के लिए बस क्रिकेट का रन, RUN राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, तो डाउनवर्ड राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं सर मुझे तो लेफ्ट से चलना है, तो कोई बात नहीं, अगर राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट के लिए बात करें तो जैसे मैंने राइट हैंड साइड से ही कैलकुलेशन किया था तो वहां RUN था, सिमिलरली यहां RCN याद कर लेंगे, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव। अल्टीमेटली जब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, अगर राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक RUN और RCN से ही आपके साइन कन्वेंशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता। ठीक है, ये तो सर साइन कन्वेंशन की बात हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। और साइन कन्वेंशन के लिए RCN राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, इसका मतलब राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर लेफ्ट से लेना चाह रहा हूं तो जब मेरा राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव था तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन में RUN और RCN से मेरा काम चल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। सर ये तो आपने डेफिनेशन में बता दिया, अगर न्यूमेरिकल के समय सर नहीं समझ में आ रहा है क्या क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मैंने इस तरीके से बीम बनाया, इस पे मैंने मान लो 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया, यहाँ रिएक्शन हो गई RA। यहाँ एक और फोर्स लगाया मैंने मान लो 2 किलो न्यूटन का, यहाँ से मैंने एक फोर्स लगा दिया एग्जाम्पल के लिए 4 किलो न्यूटन का। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ लगा दिया 10 किलो न्यूटन का, और एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने लगा दिया RC, सपोज इसकी वैल्यू 2 किलो न्यूटन। वैल्यू मैं खाली एक एग्जाम्पल के लिए रफली बता रहा हूँ, उसको कैलकुलेशन करके मिलाने नहीं बैठना है कि ये तो रिएक्शन ज़्यादा हो रही है, बीम उल्टा हो रहा है। ये तो आपने जो पढ़ाया था कि टाइप ऑफ सपोर्ट ये था, उसमें अपोजिट रिएक्शन आनी थी। ये केवल एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी सेक्शन में कैसे समझ में आएगा और क्या साइन कन्वेंशन देना है। ठीक है, तो इसको मान लिया एग्जाम्पल के लिए 3 किलो न्यूटन, एक एग्जाम्पल के लिए। ए से ये पॉइंट का नाम था B, A से B की डिस्टेंस थी 2 मीटर, B से C की डिस्टेंस की मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 3 मीटर, C से D के लिए एग्जाम्पल के लिए बोल दिया 1 मीटर, D से E के लिए एग्जाम्पल के लिए बोल दिया 3 मीटर, और E से
एफ के लिए मैंने बोल दिया सपोज एग्जांपल के लिए 2 मीटर। तो इस तरीके से कोई एक डायमेंशन है, ABCD आपके पास नाम है, ABCD आपके पास नाम है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सीधे सीधे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ कि सर इस पे मैं मोमेंट निकालना चाहूँ तो क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, कैसे समझेंगे? समझाने के लिए बात है, तो मैंने सीधे सीधे बोला एक एग्जांपल के लिए कि सपोज मैं मोमेंट लेता हूं, मोमेंट एट पॉइंट ए। कौन से पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूं? ए पे। ये है सर मेरा ए पॉइंट। ए पॉइंट की जब यहां खड़े होकर देखता हूं तो ए पॉइंट के पूरा की पूरा सेक्शन कौन सी तरफ हो गया? राइट हैंड साइड। ऐसे हाथ रख के देख लेना, ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड। ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड। तो जब मैंने ऐसे रखा तो ये पूरा के पूरा बीम कौन से हैंड पे आ रहा है? राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब सर ये पूरा की पूरा सेक्शन मेरा राइट हैंड साइड पे है। और अगर मैं मूवमेंट के लिए बात करता हूं तो RCN याद कर लूंगा, और अगर मैं सर फोर्स के लिए बात करता हूं तो क्रिकेट का रन याद कर लूंगा। ठीक है, तो क्या करें सर, अभी तो अपन मूवमेंट के लिए बात करते हैं कि क्या एंटी क्लॉकवाइज क्या क्लॉकवाइज। आपने बातों बातों में बोल दिया, समझ में तो आया नहीं, तो वही चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्लॉकवाइज होगा, क्या एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या मेन मेरा मतलब है। मूवमेंट तो मुझे मालूम है कि क्या होता है, मूवमेंट मुझे मालूम है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मूवमेंट। मैं केवल अभी यहां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, साइन क्या लेना है, कैसे लेना है। ठीक है, जब मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूं तो मूवमेंट के लिए तो मेरे दिमाग में क्या दिखना चाहिए? मूवमेंट के लिए तो मुझे राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव RCN मूवमेंट के केस पे है ना। तो जब मैं बात करता हूं कि इस ए पॉइंट पे कितना मूवमेंट आएगा, तो जहां मुझे मूवमेंट लेना है वो M, और कहां लेना? ए पे। जहां मुझे मूवमेंट लेना उस पर रखी मैंने उंगली, और अब सब फोर्स को घुमाते जाएं। अब देखें जरा, ये कैसी डायरेक्शन बनी? ऊपर। जब ये फोर्स ए की तरफ घूमेगा तो कैसे घूम रहा है? घड़ी की दिशा में कि इसकी उल्टी दिशा में? क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? जब इस एरो को देखा मैंने और इस एरो को ए की तरफ देख के घुमाना है तो ए की तरफ कैसे घूम रहा है? ये ए की तरफ सर ये ऐसे घूम रहा है। तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है कि सीधी दिशा, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है? घड़ी तो ऐसी घूमती है, टाइम तो ऐसा चलता है। सर ये तो उल्टा चल रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, है ना। एंटी क्लॉकवाइज हुआ। कौन सा क्लॉकवाइज हुआ? ये जब इसकी डायरेक्शन मैंने देखी तो ये कैसे घूम रहा है? ए के अबाउट। किसके अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं? ए के अबाउट। तो ए के अबाउट ये कैसे घूम रहा है? ये ए के अबाउट कैसे घूम रहा है? उल्टा। तो ये घूम रहा है साहब आपका एंटी क्लॉकवाइज। और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या है बेटा? राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। ठीक है सर। सर इसका डायरेक्शन देखूं तो ये तो सर नीचे की तरफ जा रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो सर इस ए पॉइंट के अबाउट जब मैं इसको घुमाऊंगा, सर जब मैं ए पॉइंट के अबाउट इसको घुमाऊंगा तो ये तो कुछ ऐसा घूम रहा है। इस एरो को देखा, एरो के बाद ए पॉइंट के अबाउट घुमा रहा हूं तो सर ये तो डायरेक्शन में घूम रहा है। किसकी? क्लॉक की। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई सर? क्लॉकवाइज। सेक्शन मेरा कौन सी तरफ है सर? राइट हैंड तरफ है। राइट हैंड तरफ क्लॉकवाइज सर क्या कहलाता है सर? नेगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, अच्छी बात है सर। तो डी की बात करो सर। फिर किसके अबाउट मूवमेंट लिया मैंने सर? मैंने ए के अबाउट लिया। जहां मैंने मूवमेंट लेना वहां रखी मैंने उंगली। इस डी पॉइंट की जब मैं बात करूं तो ये डी पॉइंट पे कैसा जा रहा है? ये फोर्स मेरा ऊपर की डायरेक्शन। कैसा जा रहा है? ऊपर की डायरेक्शन। और जब इसको ए के अबाउट घुमाऊंगा, जब मैं इसको ए के अबाउट घुमाऊंगा तो ये कैसा घूम रहा है? घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। और सर राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सर ये प्लस हो गया। ठीक है, फिर सर इस सी की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? सी पे कितना फोर्स लग रहा है? 2 किलो न्यूटन का। किसके अबाउट मूवमेंट लेना है सर? ए के अबाउट। ए पे रखी उंगली। सर ये क्या हो गया? डाउनवर्ड। ये कैसे घूमेगा ए के अबाउट? तो ये सर ए के अबाउट कैसे घूम रहा है? घड़ी की डायरेक्शन में। घड़ी की डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब क्या हो गया?
राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज निगेटिव, तो सर ये तो निगेटिव हो गया। सिमिलरली इस 5 की बात करता हूं सर, किसकी बात करूं? 5 की। और कहां मूवमेंट लेना है? ए पे मूवमेंट लेना है। कहां मूवमेंट लेना है? ए पे मूवमेंट। तो ए के अबाउट ये पॉइंट कैसे घूम रहा है सर? सर ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्यों घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? घूम रहा है। और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या होगा सर? निगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन डिपेंड करेगा पहली चीज कि सेक्शन को तुम राइट से पढ़ रहा है कि लेफ्ट से पढ़ रहा है। अगर राइट से पढ़ रहा है और मूवमेंट की बात कर रहा है तो आरसीएन, है ना? राइट से पढ़ रहा है और मूवमेंट की बात कर रहा है तो आरसीएन याद रखो। आरसीएन मतलब राइट हैंड साइड, सी मतलब क्लॉकवाइज, एन मतलब निगेटिव। तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज जो भी मूवमेंट आएगा वो निगेटिव कहलाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो भी आएगा, अगर क्लॉकवाइज निगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लो अगर कंफ्यूजन है, कहां पे मूवमेंट लेना है? ए पॉइंट पे मूवमेंट लेना है। जिसके अबाउट मूवमेंट लेना है उस पे क्या रखो? उंगली, और एक एक करके फोर्स घुमाते जाओ। ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसी अपवर्ड डायरेक्शन में। ए के अबाउट जब घुमाऊंगा तो घड़ी ऐसी चलती है, लेकिन ये मेरा फोर्स कैसे घूमेगा? कुछ इस तरीके से। कैसे घूम रहा है? घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा? एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर सिमिलरली ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है किसका? ई का। ये ई पे जो फोर्स लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड जा रहा है तो उसको घुमाऊंगा ए के अबाउट, तो ये कैसे घूम रहा है? जब इसको मैं ए के अबाउट घुमाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ए के अबाउट घुमाऊंगा तो ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या होगा? नेगेटिव होगा सर। सिमिलरली 4 किलो न्यूटन के लिए बात करूं, ये मैंने बनाया एरो, ये कैसे जा रहा है? अपवर्ड। इसको ए के अबाउट घुमाऊंगा, इसको जब मैं ए के अबाउट घुमाऊंगा तो कैसा घूम रहा है? इसको मैं जब ए के अबाउट घुमा रहा हूं तो क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। क्लॉक की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, अपोजिट में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज जब निगेटिव तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सिमिलरली सी पॉइंट पे देखूं, ए के अबाउट मूवमेंट लेना है, डायरेक्शन जा रही डाउनवर्ड, जब इसको घुमाऊंगा तो कैसे घूम रहा है सर? कैसे घूम रहा है? घड़ी की डायरेक्शन में, क्लॉक की डायरेक्शन में, तो कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज। और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या होगा सर? नेगेटिव। सिमिलरली 5 किलो न्यूटन को ए पे लेके घूमूंगा, सिमिलरली 5 किलो न्यूटन को ए पे लेके घूमूंगा तो ये 5 भी क्लॉकवाइज घूम रहा। क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का है। मूवमेंट लिखने की कोशिश अगर मैं करता हूं एग्जाम्पल के लिए, वो तो न्यूमेरिकल में भी समझ में आएगा। अगर इस एमए पे मोटा मोटा एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने बोला सबसे पहले आरसी वाला कैसे घूम रहा था? एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा प्लस, कितनी वैल्यू है? 2 इनटू, ये तो हुआ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए तक का 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 2 11। तो इस 2 किलो न्यूटन वाले का काम खत्म। इसके बाद किसका नंबर आएगा? इसके बाद ये 10 वाले का आएगा। तो कितना फोर्स है? 10। डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब माइनस, क्लॉकवाइज मतलब माइनस। तो ये मैंने लिखा माइनस। क्या लिख दिया मैंने? माइनस। ठीक है, माइनस कितना? फोर्स हुआ 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए तक जाने के लिए कितनी हो गई? 3 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9। ठीक है, ये 4 कैसे घूम रहा है? 4 घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 और 3 4, 4 और 2 6। ये 2 कैसे घूम रहा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, मतलब -2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने हो गए? 3 2 5 हो गई। सिमिलरली ये 5 कैसे घूम रहा? क्लॉकवाइज। राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो माइनस कितना? 5 इंटू ए तक जाने में डिस्टेंस कितनी हो गई? 2। सर ये वाला क्यों नहीं ले रहा है? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। तो ना वो क्लॉकवाइज होगा ना एंटी क्लॉकवाइज, उसमें घुसा जा रहा। जब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब मैंने इसको कंसीडर किया कैसे,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे पूरा सेक्शन कैसे ले लिया, राइट हैंड साइड ऑफ सेक्शन ले लिया, क्योंकि मोमेंट में ए पे ले रहा था तो पूरा सेक्शन मेरा राइट हैंड साइड चला गया। और राइट हैंड साइड मोमेंट के केस में क्लॉकवाइज क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। तो उस हिसाब से जब मैं देखूंगा जिस पॉइंट में मोमेंट लेना उस पर रखना है उंगली, फोर्स की डायरेक्शन देखनी है कैसी जा रही है, अगर ऊपर जा रही तो ऐसे घूमेगा, नीचे जा रही तो ऐसे घूमेगा। ऐसे घुमा तो कैसा घुमा, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 10 कैसे घूम रहा है, डायरेक्शन है नीचे की तरफ, घुमाओगे तो कैसे घूम रहा है, नीचे की तरफ। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो माइनस हो गया। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन होता है। अगर एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अभी मैंने बात करी है केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। इसी को अगर मैं राइट हैंड साइड से बात कर रहा हूं तो इस तरीके से आ रही है। जब लेफ्ट हैंड साइड से बात करेंगे इसको तो क्या चेंज होगा वो हमें भी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लिया, स्टॉप करके वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हैं। लिखना जरूरी इसलिए कि प्रैक्टिस है, फिर बाद में करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला सर ये तो मैंने पूरे सेक्शन को राइट हैंड साइड मान लिया था, अब मेरी मर्जी लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन करूं तो क्या कर सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं और फिर बात करते हैं। समझना, पूरा की पूरा डिपेंडेंसी है किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है, उस पर राइट हैंड साइड सेक्शन पे लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन पे लेना है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से बताऊं, तो जब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख सकता हूं, जब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से पूरा सेक्शन की बात करूं, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड से देखना है। कहां से देखना है, लेफ्ट हैंड साइड से देखना है। मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया कि मैं एफ पॉइंट पे मूवमेंट ले लूं। कहां मूवमेंट निकालूं, मैं मूवमेंट कैलकुलेट कर लूं, मूवमेंट एट पॉइंट, कहां पे सर, एफ पे। कहां मूवमेंट निकालना, एफ पे। मैं इधर घूमते घूमते एफ पे आ गया, एफ पे खड़ा हुआ, ये हाथ रखा, देखो ऐसे समझो, ये मेरा कौन सा हैंड हुआ, लेफ्ट हैंड, ये सेक्शन लेफ्ट हैंड, ये मेरा कौन सा हैंड हुआ, राइट हैंड। तो एफ पॉइंट के इधर खड़ा हुआ ऐसे, तो एफ के ये पूरा की पूरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचा। ये एफ के, अगर मैं बात करता हूं ऐसे, मैंने एफ के दोनों तरफ हाथ रखा तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड। तो जब मैं एफ के राइट हैंड साइड देखता हूं तो कोई भी फोर्स नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा की पूरा सेक्शन है। इसका मतलब अब मैं सेक्शन को यहां से एनालिसिस करना चालू करता हूं। और जब मैं बोल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड तो एलसीपी, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, नहीं भी एलसीपी याद हो तो आरसीएन, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव। अगर राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज अल्टीमेटली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब एफ के अबाउट मूवमेंट लेना है, जिसके अबाउट मूवमेंट लेना है उस पर रखो उंगली। किसके अबाउट मूवमेंट लेना है, एफ के, तो एफ पे मैंने रखी उंगली। अब एक एक करके फोर्स घुमाते जाऊंगा, मैं एक एक करके फोर्स घुमाते जाऊंगा और डायरेक्शन बताते जाऊंगा। ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं इसको यहां शो करने के लिए यहां भी लिख देता हूं एलसीपी, तो दिमाग में रहेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सी फॉर क्लॉकवाइज, पी फॉर पप्पू नहीं, पॉजिटिव नहीं तो राहुल गांधी बना दो, पी फॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मैंने बोला एफ पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं अपन, किसके बात अबाउट कर रहे हैं, एफ पॉइंट के अबाउट। तो एफ के अबाउट मूवमेंट लेना है, पूरा सेक्शन। अगर एफ के दोनों तरफ हाथ रखा तो ये लेफ्ट हैंड साइड, मतलब पूरा सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे यहां कोई भी फोर्स नहीं है। जब राइट हैंड साइड में एफ पॉइंट की कोई फोर्स नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी बात करता हूं मैं। जब लेफ्ट हैंड साइड पे बात करता हूं, जिस पॉइंट के अबाउट मुझे मूवमेंट लेना है उस पर रखेंगे उंगली, और उसके बाद इधर सेक्शन से मतलब नहीं रखना, जो भी हो वहीं तक देख रहा हूं, लेफ्ट से देख रहा हूं। तो अब मैंने फिर अगेन देखा, फिर मैंने अगेन देखा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो मैंने बोला एफ पॉइंट के अबाउट रखी मैंने उंगली,
ये ए कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है अपवर्ड, और एफ के लिए जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, ये घूम रहा है घड़ी की डायरेक्शन पे। तो जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो साहब ये तो ऐसा घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, कुछ इस तरीके से घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, कुछ इस तरीके से। तो एफ पॉइंट के अबाउट जब मैंने इसको घुमाया, एफ पॉइंट के अबाउट जब मैंने इसको घुमाया तो ये इसकी डायरेक्शन थी अपवर्ड, घुमाऊंगा एफ के अबाउट तो ये घड़ी की डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज, और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव। मैं सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड से बात कर रहा हूं तो एलसीपी लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव। ठीक है, किसी को दिक्कत? फिर से देख लो, एफ पॉइंट पे मैंने रखी उंगली क्योंकि मुझे इसके अबाउट मोमेंट निकालना था, इस फोर्स को घुमाया, ये फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, इसको घुमा रहा हूं तो कैसे घूम रही है, इसको घुमा रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस एफ के अबाउट बी पॉइंट वाले को घुमाऊंगा 5 किलो न्यूटन की, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो जब मैं इसको घुमाने जाऊंगा, जब मैं इसको एफ के अबाउट घुमाने जाऊंगा तो कुछ ऐसा घूम रहा है, ये घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, ये घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है क्या, ऐसे। जब इसको घुमा रहा हूं ऐसे, तो अगर ये घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत? सिमिलरली एफ पॉइंट के अबाउट इस 2 किलो न्यूटन या सी पॉइंट वाले लोड की बात करता हूं, इसकी डायरेक्शन भी कैसे है, नीचे है, इसकी डायरेक्शन भी कैसे है, नीचे है, तो ये कैसे घूमेगा, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब मेरा क्लॉकवाइज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज ये भी क्या मेरा हो जाएगा, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली एफ पॉइंट के अबाउट इस डी पॉइंट वाले फोर्स की बात करता हूं तो ये कैसे घूम रहा है, कैसे जा रहा है, अपवर्ड। इसको घुमाऊंगा तो कैसे घूम रहा है, इसको घुमाऊंगा तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको यहां से घुमाऊंगा तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। और लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉइंट भी मेरा हो जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली इस एफ पॉइंट के अबाउट ये 10 किलो न्यूटन का लोड, डायरेक्शन कैसे जा रही, नीचे। जब इसको घुमाऊंगा तो ये, इसको जब मैं घुमाऊंगा तो घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन पे, तो इसको घुमाऊंगा तो ये घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन पे, और घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। और एफ पॉइंट पे ही लूंगा अगर इस पॉइंट के इस फोर्स को, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 0, इसलिए उसको कंसीडर करने की जरूरत पड़ती नहीं एफ पॉइंट पे। आ गई समझ में? फिर से देख ले, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है उस पर रखी उंगली, ये आ रहे कैसे जा रहा है, अपवर्ड। इसको घुमाया तो कैसे घूम रहा है, इसको घुमाया तो क्लॉक की डायरेक्शन में, घुमाया तो घड़ी की डायरेक्शन में, और घड़ी की डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज। राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड में उल्टा हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज मेरा क्या है, नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड में उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, या याद करने के लिए एलसीपी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या आएगा, पॉजिटिव। 5 किलो न्यूटन फोर्स कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड। इसको जब मैं घुमाऊंगा तो कैसे घूमेगा ये, इसको जब मैं घुमाऊंगा तो कैसे घूमेगा, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मतलब एंटी, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली ये 2 किलो न्यूटन को एफ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो ये भी डायरेक्शन जा रही नीचे, इसको जब एफ के अबाउट घुमाऊंगा तो ये भी कैसे घूमेगा, ये भी घूम रहा है घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब उल्टी, उल्टी मतलब एंटी, तो ये एंटी डायरेक्शन में घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जब क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली नेगेटिव। सिमिलरली डी पॉइंट पे जो फोर्स आ रहा है 4 किलो न्यूटन का, ये जा रहा है अपवर्ड। इसको घुमाऊंगा तो ये घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहा, इस फोर्स को जब मैं घुमाऊंगा ऐसे तो ये घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहा। लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्योंकि घड़ी की डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली 10 किलो न्यूटन की बात करता हूं, सिमिलरली 10 किलो न्यूटन की बात करता हूं, इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। जब इसको घुमाऊंगा, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये भी घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब एंटी, एंटी है, अगर एंटी मूवमेंट है तो अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की अपन बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार देखो उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है?
तो यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कोई दिक्कत नहीं है। मूवमेंट के लिए लिखना चाहूँ मैं, अगर मूवमेंट के लिए लिखना चाहूँ तो कहाँ पे मूवमेंट निकालना, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट तक, सॉरी एफ पॉइंट पे, तो एफ पॉइंट तक यहाँ लिखा एम एफ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस काउंट कर लो। तो पहले तो ये देखो फोर्स कितने का है, 3 का, डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या है पॉजिटिव, तो +3 का इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हुई, 2 और 3 5 और एक 6, 6 और 3 9, 2 11, इसका काम खत्म। ये 5 किलो न्यूटन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। कितने का फोर्स है, 5 का, यहां से यहां तक एफ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। सिमिलरली ये 2 किलो न्यूटन कितना, 2 किलो न्यूटन भी एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव, तो -2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 2 5 और 1 6 हो गई। सिमिलरली इस 4 किलो न्यूटन के लिए बात करें तो ये 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 4 इंटू, अब ये 4 कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या होता है पॉजिटिव, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 2 5। फिर ये 10 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 10 कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, फोर्स हुआ 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई 2, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मोमेंट निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से आप मोमेंट निकालते हैं, ठीक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझ लिया, सीख लिया। किसी भी सेक्शन के एक ही तरफ से सेक्शन चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से चलो तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड से चलना, राइट हैंड साइड से चलो तो पूरा राइट हैंड साइड से चलना, लेफ्ट हैंड साइड से चलना तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड से, ना आधा लेफ्ट से आधा राइट से काम मत करना। जो भी कैलकुलेशन चल रहा है या तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड से चलना या पूरा राइट हैंड साइड से चलना, तरीके दोनों हैं। कंसेप्ट कोई भी एक पकड़ के चलेंगे आपका काम चल जाएगा। राइट हैंड साइड से चलेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे तो RCN, और फोर्स की बात करेंगे तो क्रिकेट का RUN, R फॉर राइट हैंड साइड, U फॉर अपवर्ड, N फॉर निगेटिव। वैसे सिमिलरली मूवमेंट के लिए R फॉर राइट, RCN से R फॉर राइट हैंड साइड, C फॉर क्लॉकवाइज और N फॉर निगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में इसका वाइस वर्सा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जब हम बात करें आगे इसको हटाने के बाद, अब मैं बात करता हूं कि ठीक है साहब, जो भी है ये तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मुझे समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल के साथ भी समझ में आ जाएगा, साइन कन्वेंशन के लिए भी अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, RUN और RCN से मेरा काम चल जाएगा। अगर राइट हैंड साइड से चल रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं चल रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे क्रिकेट के लिए RUN रन, रन फोर्स के लिए है तो RUN रन, तो रन के लिए क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव। तो सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड, अगर राइट हैंड साइड पे अपवर्ड नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए L क्या हो जाएगा, अगर राइट हैंड साइड में अपवर्ड नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो LUP। सिमिलरली मूवमेंट के लिए भी बात करें तो राइट हैंड साइड पे अगर RCN की बात करें तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट आ रहा है वो नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो LCP, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, RUN और RCN मोर देन इनफ है। जो राइट हैंड साइड पे आपके कैलकुलेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट अपोजिट साइन के साथ हो जाएंगे, ठीक। अब बात आती है कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे कैसे, क्या बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। तो उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको आज पढ़ेंगे और अगली क्लास में उसको फिर कैसे करना है वो बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमें बेसिकली समझ में आते नहीं, इसलिए हमसे गलती होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं फॉर किसके लिए, फॉर शेयर फोर्स, फॉर शेयर फोर्स डायग्राम एंड, शेयर फोर्स डायग्राम को शॉर्ट में बोलेंगे S फॉर शेयर, F फॉर फोर्स, D फॉर डायग्राम, एंड बेंडिंग, मोड़ना मरोड़ना, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट, B फॉर बेंडिंग, M फॉर मूवमेंट, D फॉर डायग्राम। तो SFD-BMD शॉर्ट में फुल फॉर्म में ये होता है। तो मेरा पहला पॉइंट होता है, बहुत इजी पॉइंट है, समझेंगे न्यूमेरिकल के साथ भी उसको, आज लिखेंगे अगली बार समझेंगे।
तो मेरा पहला पॉइंट होता है, बहुत सीधा सीधा पॉइंट है, अभी लिखने की जरूरत है, उसको पढ़ने की जरूरत है, अगली क्लास में उसको न्यूमेरिकल के साथ भी बात करेंगे। तो पहला पॉइंट मेरा होता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड अपन ने सबसे पहली क्लास में बात करी थी कि क्या होता है पॉइंट लोड, ऐसा पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। तो पॉइंट लोड की बात करें जो एक ही पॉइंट पे अपना लगता है, तो पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये मतलब क्या हो गया कि जहां पॉइंट लोड लगेगा, पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शेयर फोर्स डायग्राम। पहले गलती से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोला था, वो क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम। तो पॉइंट लोड जहां भी लगेगा वहां शेयर फोर्स डायग्राम में क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सपोज वैल्यू 0 आ रही तो हो सकता है वो +4 हो जाए, या हो सकता है -2 हो जाए, या 4 हो जाए। तो पॉइंट लोड जहां भी लगेगा उस पॉइंट पे मेरा क्या होगा, डायग्राम या तो सडन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो मेरा पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी, पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज, कौन सा डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, इंक्रीज और डिक्रीज शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। अब अगली बार से शेयर फोर्स डायग्राम को शॉर्ट में लिखूंगा SFD, ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट बोला कि पॉइंट लोड की जो टेंडेंसी होगी वो डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए होगी, है ना। पॉइंट है, न्यूमेरिकल के साथ बात करेंगे, डायग्राम बनाने के साथ साथ बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शेयर फोर्स डायग्राम। जो शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो पॉइंट लोड के कारण या तो वो डायग्राम बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो न्यूमेरिकल के साथ समझ में आएगा, बनाएंगे सिखाएंगे तो चीजें बनेंगी। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इफ देयर इज अ नो लोड ऑन स्पान। इफ देयर इज अ नो लोड मतलब एक स्पान है मान लो AB, तो उस पर कोई भी लोड नहीं हो, कोई भी लोडिंग नहीं लगी हो, कोई भी लोडिंग नहीं लगी हो। एक्सटर्नल लोडिंग की बात कर रहा हूं, इंटरनल बॉडी के तो वेट होगा वो इंटरनल लोड कहलाएगा। एक्सटर्नल लोड मतलब पॉइंट लोड या UDL या UVL या इंक्रीज लोड, कोई सा भी लोड नहीं लगे अगर। इफ देयर इज अ नो लोड, क्या बोला, इफ देयर इज अ नो लोड ऑन स्पान, अगर स्पान पे कोई भी लोड नहीं है, देन shear force diagram will be inclined, shear force diagram will be horizontal straight line. Shear force diagram will be हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर किसी स्पान के बीच में, एग्जांपल के लिए समझ के चलें कि कुछ इस तरीके से कि स्पान है, इसके ऊपर एक्सटर्नल कोई भी लोडिंग नहीं है, सपोज एक AB स्पान है और इस पे कोई भी लोडिंग नहीं है। लोडिंग मतलब ऐसा पॉइंट लोड, या लोडिंग मतलब इस तरीके से UDL, या लोडिंग मतलब इस तरीके से UVL। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा स्पान क्या है, खाली है, तो उस केस पे जो मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा। वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और साथ में जब BMD की बात करूंगा, और साथ में जब BMD मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BMD। तो अगली बार क्या बोलूंगा, BMD, या क्या लिखूंगा, BMD। एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन मतलब कुछ इस तरीके से, कुछ एंगल में होगी, ठीक है। ऐसी आड़ी टेढ़ी ऐसी घूमती हुई नहीं, कर्व शेप में नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन रहेगी, है ना। कब, जबकि स्पान पे कोई भी
जबकि किसी भी स्पान पे कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग नहीं होगी, तो उस केस पे सेकेंड पॉइंट हमने बोल दिया कि जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीएमडी है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। तीसरे पॉइंट की अगर मैं इसी में बात करता हूं तो मैंने बोला इफ देयर इज अ लोडिंग, इफ देयर इज अ लोडिंग, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो कौन सी लोडिंग, यूडीएल और यूवीएल, यूडीएल और यूवीएल। इफ देयर इज अ लोडिंग, क्या बोल दिया, अगर आपके स्पान पे यूडीएल या यूवीएल, यूडीएल यूवीएल हमने पहली क्लास में बात करी, यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, अगर ये दोनों में से कुछ भी है तो मेरा जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा एसएफडी विल बी, इफ क्या बोला मैंने, इफ देयर इज अ लोडिंग यूडीएल और यूवीएल देन एसएफडी विल बी inclined straight line, inclined straight line। क्या बोला कि अगर मान लो किसी स्पान पे इस तरीके से यूडीएल है तो जब एसएफडी बनाऊंगा किसी पॉइंट पे जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, मेरा जो मैं एसएफडी डायग्राम बनाऊंगा शेयर फोर्स डायग्राम वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से जुड़ेगा, वो जुड़ेगा अभी न्यूमेरिकल के साथ, अभी हम बेसिकली बस बात कर लेना कैसे बनेगा। तो इफ देयर इज अ लोडिंग, ब्रैकेट में लिख दिया यूडीएल और यूवीएल, देन एसएफडी विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब बीएमडी विल बी कौन सा कर्व, पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक समझ में आता है, कुछ इस तरीके से जो आपका कर्व बनता है पैराबोलिक। कई जगह जब अपवर्ड में रहेगा तो ऐसा रहेगा, डाउनवर्ड में बनाओगे तो आप हमेशा ही पैराबोलिक, लेकिन नीचे बनेगा तो वो इस तरीके से इंक्लाइन टाइप का दिखेगा, इस तरीके से आपका इनवर्ड और ये ऐसा उठा हुआ दिखेगा। तो क्या होगा आपका, आपने बोला इफ देयर इज अ लोडिंग, लोडिंग में क्या हो सकता है, या तो यूडीएल हो या क्या हो, या यूवीएल हो, यूडीएल हो या यूवीएल है। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। उस केस पे मेरा जो शेयर फोर्स डायग्राम है, उस केस पे मेरा जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो क्या रहेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन रहेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या रहेगा, पैराबोलिक। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या रहेगा, पैराबोलिक कर्व रहेगा, पैराबोलिक कर्व रहेगा। चाहे तो आप लिख ले, चाहे तो आप लिख लें, इफ देयर इज अ नो लोडिंग ऑन स्पान, ठीक है ना। तो पहला मैंने लिखा पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। सेकेंड में लिखा इफ देयर इज अ नो लोडिंग या देयर इज अ नो लोड ऑन स्पान देन शेयर फोर्स डायग्राम विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और तीसरा वही मैंने लिखा कि अगर लोडिंग हो स्पान पे यूडीएल या यूवीएल, उस केस पे मेरा एसएफडी रहेगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन और बीएमडी रहेगा पैराबोलिक लाइन, है ना। ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको 2 बार डायग्राम बनाने पड़ते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम भी बनाना पड़ता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता है। किसी मेथड में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों बनवाता है, किसी में केवल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनवाता है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, ये 3 बेसिक पॉइंट है और पॉइंट है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक पॉइंट से आपका डायग्राम बनता है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे कैसे बनता है वो न्यूमेरिकल के साथ भी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसमें वीडियो रोक के आराम से लिख सकते हैं आप, उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट में पहला पॉइंट मैंने बोला पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शेयर फोर्स डायग्राम, है ना, एसएफडी। सेकेंड पॉइंट लिखा मैंने इफ देयर इज अ नो लोड, इफ देयर इज अ नो लोड then SFD will be horizontal straight line, SFD will be horizontal straight line and BMD will be inclined straight line. Similarly तीसरे केस में बोला if there is a loading, ब्रैकेट में लिखा UDL या UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या UDL है,
तो उस केस पे आपका क्या हो जाएगा, जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, और जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो होगा पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व भी दो तरीके के होते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो बात की बात है 2 डिग्री कब होगा, 3 डिग्री कब होगा, कैसे होगा, वो इतना डीप में फिलहाल अभी आपको नहीं जाना। ठीक है, तो आपका पहला, दूसरा, तीसरे पॉइंट में आपका डायग्राम तो बन जाएगा। और पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं किसी भी उस पर, तो एक और पॉइंट होता है, अगर आपका शेयर फोर्स डायग्राम बेस लाइन क्या होती है कि जब आप डायग्राम बनाते तो एक लाइन बना लोगे, इस लाइन का नाम आप रख दोगे बेस लाइन। तो आपने बोला कि अगर आपने मान लो एग्जांपल के लिए कोई शेयर फोर्स डायग्राम बनाया और उस शेयर फोर्स डायग्राम ने आपकी बेस लाइन को कहीं इंटरसेक्ट किया, उस शेयर फोर्स डायग्राम में अगर आपका शेयर फोर्स डायग्राम ने बेस लाइन को कहीं इंटरसेक्ट किया, तो उस केस पे जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है वहां पे जो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे वो ऑलवेज मैक्सिमम रहेगा, वो ऑलवेज आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो एक और अपन लाइन में लिखते हैं, ठीक है, चले अभी तो अपन लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि इफ क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं इफ शेयर फोर्स डायग्राम मतलब SFD, if shear force diagram cut the baseline, ठीक है, if shear force diagram cut the baseline at that point bending moment diagram या bending moment is maximum at that point, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट का कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है इफ द शेयर फोर्स डायग्राम कट द बेस लाइन एट दैट पॉइंट इज नोन एज, तो आप तुक्का नहीं लगाने का वहां, नहीं तो कई लगा देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दूसरा लगा देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है, ये दोनों ही नहीं होते। इस पॉइंट का कुछ नाम नहीं होता, बस इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि इस पॉइंट के रेफरेंस में जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जहां पे भी मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बेस लाइन को कट करता है, जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो हमेशा वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन वहां ये ऑप्शन मत ठोक देना कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अलग चीज है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अलग चीज है। और जहां शेयर फोर्स डायग्राम अगर आपका बेसलाइन को कट करता है तो उस पॉइंट का कुछ नाम नहीं होता, उस पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगर इफ बेंडिंग मोमेंट मतलब BMD, इफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कट द बेसलाइन, if bending moment diagram cut the baseline at that point, if the bending moment diagram cut the baseline at any point लिख लीजिए, at any point, ठीक है,
अगर आपका जैसे शेयर फोर्स डायग्राम ने कहीं एक्सिस को कट किया, बेसलाइन को कट किया, तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूं और वो बेसलाइन को कट कर दे, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, इफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कट द बेसलाइन, ठीक है, एट एनी पॉइंट, या इसी को दूसरे तरीके से बोलता है कि इफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज इट्स साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड कट द बेसलाइन, दैट पॉइंट इज नोन एज, तो उस पॉइंट को नाम हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, एट दैट क्या लिखा, if bending moment diagram cut the baseline at any point, that point is known as point of contraflexor, point of contraflexor, point of contraflexor, है ना। या इसी को और दूसरी भाषा में बोलेंगे कि if bending moment diagram change its sign to positive to negative or vice versa, positive to negative or vice versa, ठीक है, अपोजिट, उस पॉइंट को अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को जब मैं डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाने के बाद, है ना, डिफ्लेक्शन डायग्राम आगे बनाते हैं, तो डिफ्लेक्शन डायग्राम में जब मैं उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को क्या कर दूंगा, प्रोजेक्ट कर दूंगा, तो जहां वो डिफ्लेक्शन डायग्राम को कट करेगा उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो आगे की बात है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, है ना। तो पहला क्या लिखा मैंने, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द शेयर फोर्स डायग्राम कट द बेसलाइन, अगर शेयर फोर्स डायग्राम आपका बेसलाइन को कट करे, या इसी को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, इफ द शेयर फोर्स डायग्राम चेंज इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड कट द बेसलाइन, दैट पॉइंट इज नोन एज, तो कुछ नहीं होता उस पॉइंट का नाम, लेकिन उस पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहां भी आपका शेयर फोर्स डायग्राम बेसलाइन को कट करे, या टेक्निकल भाषा में बोले कि जहां भी आपका शेयर फोर्स डायग्राम नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए और बेसलाइन को कट करे, तो जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का कुछ भी नाम नहीं होता है, पर उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या, इफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कट द बेसलाइन एट एनी पॉइंट, है ना। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेसलाइन को कहीं कट करे, या टेक्निकल भाषा में बोले कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज हो पॉजिटिव से नेगेटिव या वाइस वर्सा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, तो जहां पे ये बेस लाइन को कट करेगा उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, CONTRAFLEXURE, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है। और इसी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को जब मैं डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम में प्रोजेक्ट करता हूं, मतलब जहां पे मेरा पॉइंट आया, जहां पे मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो गया, बेस लाइन को कट किया, उसी को अगर मैं मान लो डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम बनवा रहा है क्वेश्चन में, तो जब मैं उसको बनाऊं और वो डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम पर उस पॉइंट को प्रोजेक्ट करूं जहां मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू कितनी आ रही है, जहां एक्सिस को वो कट कर रहा है, तो उस पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, INFLECTION, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अलग अलग पॉइंट है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को जब मैं डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम में प्रोजेक्ट करता हूं, तो डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम में जहां वो उस पॉइंट को, डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम को कट करेगा या प्रोजेक्ट करने पे जहां आएगा, उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जबकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मतलब क्या हुआ कि आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव से पॉजिटिव या
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, या सीधी सीधी शुद्ध भाषा में बोलूं कि जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा बेस लाइन को अगर कहीं से काटता है तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं, है ना। और उसी पॉइंट को जब मैं डिफ्लेक्टेड शिफ्ट डायग्राम में प्रोजेक्ट कर देता हूं तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलता हूं। लेकिन गलती से भी ये मत समझना कि जैसा शेयर फोर्स डायग्राम जहां पे कट करता है वहां बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती, तो उसका उल्टा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहां कट करेगा वहां शेयर फोर्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, मैक्सिमम नहीं होती। ठीक है ना, 0 ना मैक्सिमम, वो नहीं है। केवल जहां पे आपका शेयर फोर्स डायग्राम 0 होगा, जो बेसलाइन को कट करेगा उस पॉइंट पे ही केवल बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसका उल्टा नहीं होता। नहीं तो आप दिमाग चलाएं और बोले कि जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा बेसलाइन को कट कर रहा है साहब उस पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स डायग्राम मैक्सिमम होगा। ऐसा नहीं होता, बहुत साफ साफ शब्दों में मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले। शेयर फोर्स डायग्राम जहां पे 0 होगा, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम जहां बेस लाइन को कट करेगा वहां बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू तो मैक्सिमम होगी, लेकिन इसका उल्टा जहां पे मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, 0 होगा, या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा और बेस लाइन को कट करेगा, उस पॉइंट पे कभी भी शेयर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होती। ये गलती से भी नहीं भूलना है। जहां भी मेरी बेस लाइन को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कट करता है उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, और उस पॉइंट को जब मैं डिफ्लेक्टेड शेप के ऊपर प्रोजेक्ट करता हूं तो जहां पे ये प्रोजेक्ट होके पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, छठा पॉइंट होता है कि बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होती है वो कहां प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करना, उसके बारे में। तो छठा पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है, चाहो तो उसको पहला पॉइंट भी बना सकते हो। क्या कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ किसकी, शेयर फोर्स SF एंड बेंडिंग मोमेंट विल प्लॉट अबव बेस लाइन एंड negative value of shear force and bending moment will plot below baseline। ये लिखने में आपको लग रहा होगा कि क्या बच्चों की तरह लिखा रहे हैं, है ना, लेकिन ये जब बहुत सारा पढ़ लेते तो फिर कुछ आखिरी में याद नहीं रह जाता, इसलिए लिखा रहता है। तो क्या एक बार पलटा चीजें ध्यान आ जाती हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब मैं कैलकुलेशन करके बेंडिंग मोमेंट की या शेयर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आई तो बेस लाइन के ऊपर, मतलब ये मान लो ऐसा एक बेस लाइन है, तो अगर पॉजिटिव आई तो बेस लाइन के ऊपर, नेगेटिव आई तो बेस लाइन के नीचे कहीं प्लॉट कर दूंगा, है ना। तो ये मैंने बोला है कि अगर बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स की वैल्यू मेरी क्या हो जाए, पॉजिटिव अगर आएगी तो बेस लाइन के ऊपर प्लॉट कर दूंगा और नेगेटिव आएगी तो कहां प्लॉट कर दूंगा, बेस लाइन के नीचे प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, तो इतने पॉइंटों से आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो न्यूमेरिकल कराते समय ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो SFD BMD बनाने के लिए इतने पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ही आप ये पढ़ लेंगे, जैसे ही जब आप ये पॉइंट पढ़ लेंगे तो क्या होगा, SFD BMD बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली क्लास में मैं SFD BMD बनाना सिखाऊंगा। ये पॉइंट एक बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे और इजीली हमसे डायग्राम बन जाएंगे। हमने बेसिकली आज कुछ नहीं पढ़ा, हमने बेसिकली आज ये पढ़ा कि साइन कन्वेंशन क्या होगा जब मैं शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करूंगा। तो मैंने बोला जब भी फोर्स की बात करूंगा, फोर्स मतलब पुलिस फोर्स समझ लो, फोर्स मतलब मिलिट्री फोर्स समझ लो। फोर्स में क्या कराते हैं, रनिंग कराते हैं, तो रन RUN। तो फोर्स की बात करूंगा तो RUN, R फॉर राइट हैंड साइड, U फॉर अपवर्ड, N फॉर
निगेटिव। तो राइट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स जो भी होगा वो निगेटिव रहेगा, तो डाउनवर्ड अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। इसका उल्टा जो साइन कन्वेंशन मेरा राइट हैंड साइड में होता है उसका उल्टा लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, इतना ध्यान रखो। सिमिलरली जब मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करूंगा तो जब मैं राइट हैंड साइड से RUN फोर्स के लिए बात कर रहा था तो मूवमेंट के लिए RCN, राइट हैंड साइड C फॉर क्लॉकवाइज, N फॉर नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, ये दो चीजें याद रखनी। तो लेफ्ट हैंड साइड में उल्टा हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड अगर अपवर्ड मेरा राइट हैंड साइड पे अपवर्ड नेगेटिव था तो लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड पॉजिटिव, तो LUP। और सिमिलरली अगर जब मेरा राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव था तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, तो LCP। वो इजीली याद करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। और जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना हमेशा उस पर उंगली रखकर, फोर्स डाउनवर्ड जा रहा तो वैसे घुमाएंगे, अपवर्ड जा रहा तो अपवर्ड डायरेक्शन में घुमा के देखेंगे उस पॉइंट के अबाउट। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो होगा, लेफ्ट से सेक्शन को बात करो या राइट से बात करो, जिस डायरेक्शन से आपको बात करनी है बात कर सकते हो। बेसिकली अपने को बस RUN RCN याद करना है या उसका उल्टा लेफ्ट हैंड साइड से करना है, तो इसी का उल्टा वैसे भी बना सकते हो या LUN और LCP भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।